नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज टू द पॉइंट में एक बार फिर से आपकी मुलाकात हरियाणा की राजनीति से जुड़े एक ऐसे नेता से करवाने जा रही हूं जिनकी पार्टी नहीं है। इम्तिहान बड़ा है और उस इम्तिहान को कैसे पास करेंगे, कैसे पार करेंगे और उसके बाद किस ताकत के साथ हरियाणा के चुनाव में उतरेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारी एक नई है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने आपको हरियाणा के लिए दी है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू। अभी हाल ही में ओथ भी ली है तमाम संगठन से जुड़े लोगों ने। क्या लगता है इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कोई स्कोप है क्या? देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए मुझे लगता है बहुत स्कोप है और ग्राउंड एक तरीके से खाली है, क्योंकि 25 साल तक आप देखिए कांग्रेस ने राज किया हरियाणा के अंदर, लूटा है, कुछ काम नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी 8 साल से राज कर रही है, लोगों ने देखा कुछ काम नहीं कर पाए। तो जब दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां जो हमारे मुकाबले में वो कुछ काम ही नहीं कर पाए, तो हमारे लिए बताने को बहुत कुछ है, लोगों के पास सुनने को बहुत कुछ है, समझने को बहुत कुछ है। और ऐसे ही किसी ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी का बीज जो है वो पनपता है। आपने देखा दिल्ली के अंदर, देखा पंजाब के अंदर, देखा जहां पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो गई अपना काम करने में, वहां पे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है सब कुछ। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में बहुत अच्छा फ्यूचर है, उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और हरियाणा के जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज तक इतना भोलापन दिखाया है, हरियाणा के लोगों ने एक को ट्रस्ट किया, फिर दूसरे को ट्रस्ट किया, फिर दूसरे को ट्रस्ट किया, बार बार चेंज करके देखा, लेकिन उनको ना अच्छे स्कूल मिले, ना अस्पताल मिले, ना उनको बिजली मिला, ना पानी मिला, ना बेसिक सुविधाएं, सड़क सुरक्षा, कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो अब वो लोग आम आदमी की तरफ देख रहे हैं, आम आदमी का शासन आएगा। अभी देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ? बिल्कुल देख रहे हैं। बहुत सारी बातें कर दी आपने, मैं धीरे धीरे सब बातों पे डिटेल में बात करना चाहूँगी। आपने कहा कांग्रेस की सरकार रही, कोई काम नहीं किया। हुड्डा साहब की सरकार थी तो नंबर 1 हरियाणा का नारा दिया था उन्होंने, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया। 500 स्कूल बंद किए थे, उसको भी तो कोई भूल नहीं सकता। अगर इसको नंबर 1 हरियाणा कहते हैं तो आज क्यों हुड्डा साहब को ये कहना पड़ रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा? 10 साल मुख्यमंत्री थे, दे देते। मैंने थोड़ी जाके हाथ पकड़ा था कि हुड्डा साहब साइन मत करना, साइन मत करना, ये फ्री बिजली के लेटर पे साइन, कुछ भी कर सकते थे, सीएम थे। 10 साल मुख्यमंत्री रह के वो नहीं किया। आज जो वो वादे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वो अपने कार्यकाल में कर देते तो शायद उनको ना सरकार से जाना पड़ता, ना दोबारा ये कह के वोट मांगना पड़ता मेरा आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव क्या लॉजिक होता है? जब आप जनतंत्र में काम कर रहे हैं, जनता को आप ये बताइए आपने ये काम किया इसलिए आपको वोट दे दें। ये कह के कि मेरा आखिरी चुनाव है, अपनी उम्र का हवाला दे के, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने काम किया होता, नंबर 1 हरियाणा जो उन्होंने क्लेम किया था अगर होता, तो फिर वो सरकार से जाते नहीं। नंबर 1 हरियाणा था नहीं? मुझे लगता है कि नंबर 1 हरियाणा तो हमेशा से है, जब से हरियाणा बना तब से नंबर 1 है। किस मामले में? यहाँ के लोगों के अंदर जो क्षमता है काम करने की, उसमें नंबर 1 है हम। यहाँ की ज़मीन जो उपजाऊ है उसमें नंबर 1 है हम। यहाँ के लोगों का जो दिमाग है, यहाँ से बड़े बड़े आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकल के जा रहे हैं सब जगह पे, उसमें नंबर 1 है हम। अपने रिसोर्सेज में तो नंबर 1 है, लेकिन हमको 3rd क्लास नेता मिले, हमेशा 3rd क्लास राजनीति मिली, जिसकी वजह से हम प्रॉस्पर नहीं कर पाए। वरना कोई वजह नहीं बनती कि आज दिल्ली के स्कूल शानदार हैं, हरियाणा के क्यों नहीं हो सकते? कोई कारण आप शिक्षा मंत्री से पूछ के देखिए, आपको हंसी आएगी। आप सवाल पूछेंगे जो उनका जवाब होगा, वो कहते हैं हाँ हाँ मैं मानता हूँ, दरी पे बैठते हैं बच्चे। अरे तो मान रहे हैं, खुद ही अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस ने किया। आज हम बीजेपी को कोस रहे हैं कि उन्होंने 192 स्कूल बंद कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने अपने समय में 500 स्कूल बंद किए थे। तो यानी वो तो इनसे भी ऊपर के दर्जे के लोग हैं। भ्रष्टाचार के जो मामले, CLU के मामले, उस टाइम हर व्यक्ति को पता है कि भ्रष्टाचार होता था, खूब लूट मचती थी, उसी के कारण लोग नाराज हुए थे। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में मैं भ्रष्टाचार के मामले उठाता हूँ, आम आदमी पार्टी वो मामले उठाती है, कांग्रेस चुप, हुड्डा साहब चुप। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलते उन मामलों पे? तो इससे साफ पता चलता है कि जो जिन चीज़ों से लोगों को नफरत है वो आपने राज में रहते हुए खूब किया। अब आप संत बनना चाहते हैं विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में दिखिए तो सही, विपक्ष की आवाज़ बनिए तो सही, कोई मुद्दा बोलिए तो सही सरकार के खिलाफ। अभी तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अंदर अंदर आपकी सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी से, और इसलिए लोग वरिड हैं। कोई काम नहीं हुआ, किसी मुद्दे के लिए भी हुड्डा साहब नहीं बोल रहे। ग्राउंड पे आप इतने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं हुड्डा साहब, विपक्ष आपके समक्ष, और बहुत सारे प्रोग्राम जिनसे ग्राउंड पे जाके लोगों से मिल रहे हैं, तो इन प्रोग्राम्स को कहीं आप मानते हैं? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, महिला सुरक्षा के मामले में हरियाणा सबसे आखिरी पायदान पर है। मतलब नागरिक सुरक्षा ही पूरा ले लीजिए, सिर्फ महिला सुरक्षा नहीं, 29 प्रदेश हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 36 जगह पूरे देश में, 36वें नंबर पे हरियाणा स्थापित है, इन्होंने कर दिया।
मैं आपसे पूछता हूँ, हुड्डा साहब को सवाल नहीं उठाना चाहिए था? एक जूनियर कोच ने, संदीप सिंह हमारे जो मंत्री हैं, उसके ऊपर सवाल उठाया, एफआईआर दर्ज है, जांच हो रही है, रोज सुनते हैं उसको धमकी मिल रही है, करोड़ों के ऑफर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हुड्डा साहब ने चुप, जिप लगा रखी अपने मुंह के ऊपर। लेकिन सीएम साहब तो कहते हैं आरोप लगाने से कोई दोषी थोड़ी होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, वो सीएम साहब कहते हैं, मैं कह रहा हूँ विपक्ष का रोल क्या है। सीएम साहब का तो मैं अभी पूरा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताऊंगा आपको, लेकिन विपक्ष का रोल क्या है? किसी भी मुद्दे पे जहां कोई सवाल उठा रहा है सरकार के ऊपर, अगर वो जायज़ है, उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। ये महिला कोच जो है, जूनियर कोच, कहाँ से आती हैं? जिसको हुड्डा साहब अपना इलाका बताते हैं ना, वहीं से आती हैं ये बेटी। मैं बार बार ये सवाल उठाता हूँ, जो अपनी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए सवाल नहीं उठा सकता, आपको बिजली पानी दिलाएगा क्या? ये गलतफहमी है क्या लोगों को? जो अपनी बहन बेटी के मान, और किस सिचुएशन में आप ये देखिए, संदीप सिंह के घर लगता है हुड्डा साहब का चंडीगढ़ में, दीवार से दीवार लगती है। अरे घर से निकलो, उसके घर के सामने बैठ के कभी तो बोलते, कभी तो आवाज उठाते, लेकिन नहीं किया आपने वो मुद्दा नहीं उठाया जब तक आम आदमी पार्टी सड़क पे नहीं उतरी। जब आपको लगा कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर विपक्ष आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, तब आप विधानसभा में एक दिन बोले, फिर चुप हो गए। तो जब आप विपक्ष किसी मुद्दे पे बोलेगा नहीं, जब विपक्ष लोगों की आवाज नहीं बनेगा, जब अपना धर्म नहीं निभाएगा, तो आपको बैठे बैठे सत्ता में ले आए क्या? इतने बेवकूफ नहीं है हरियाणा के लोग। लेकिन आपने बेटियों का जिक्र किया, जूनियर महिला कोच के लिए हुड्डा साहब ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन दिल्ली में हरियाणा की पहलवान बेटियां बैठी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे आरोप बृजभूषण सिंह पे लगाए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचे, आप आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, आप खुद भी वहां पे गए, तो वहां तो समर्थन दे रही है कांग्रेस। सारे लोग कर रहे हैं वहां पे, सब लोग उसमें। मैं तो कहता हूं कि जब ये खिलाड़ी जब जीते थे तो सबने गौरव महसूस किया था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी, अरविंद जी ने भी बधाई दी थी, हुड्डा साहब ने भी दी थी, हमने भी दी थी, आपने भी दी होगी, सबने दी थी। तो सबको उस वक्त लगता था कि देश के लिए गौरव अर्जित किया है किसी खिलाड़ी ने, इसमें से हम अपना छोटा सा हिस्सा चुरा लें, हम भी इसके हिस्सेदार बन जाएं। तब तो सब इनके साथ थे, तब सब बधाई दे रहे थे। तो आज जब ये सड़क पे खड़े हुए हैं, आज जब इनको कुचला जा रहा है, जब इनको रौंदा जा रहा है, जब इनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तब नहीं सबको साथ खड़ा होना चाहिए? ये तो जेन्युइन लॉजिक है, इसमें क्या गलत है? सारी पार्टियों को होना चाहिए, जो खड़े हैं उनका स्वागत करते हैं हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है? इतनी बड़ी बात खिलाड़ियों की तरफ से कह दी गई कि हम गंगा में अपने मेडल्स बहाने जा रहे हैं, हालांकि फिर उन्हें काफ़ी मनाया गया, वो रुक भी गए, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके ना संदीप सिंह के मैटर में अभी तक कोई खास एक्शन हो रहा है, और ना ही बृजभूषण सिंह के खिलाफ कुछ एक्शन किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चरित्र है, मैं इसी की बात कर रहा था। आप किसी एक केस में नहीं, आप बार बार अलग अलग केस में उठा के देख लीजिए। संदीप सिंह के मामले में मुख्यमंत्री उसके साथ खड़े नजर आते हैं, मुख्यमंत्री ने उनको आज भी हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से हटाया नहीं, आज भी मंत्री पद से हटाया नहीं, पूरा बैक कर रहे हैं। जब कोई मंत्री पद पे बैठा हुआ है, पुलिस क्या जांच करेगी? पूरा जो आपका सरकार का सिस्टम है, आपने उसको मैसेज दे दिया कि मैं इसके पीछे खड़ा हूं, क्या जांच करेगी? बृजभूषण शरण सिंह का मामला आया, प्रधानमंत्री वैसे तो इनको घर बुला के खिलाड़ियों कहते हैं, विनेश मेरे घर की बेटी है, मैं ये जानता हूं, डिनर कराते हैं, पूरा लाइव टेलीकास्ट करते हैं सारे चैनल्स पे। आज एक ट्वीट नहीं हो रहा उनसे, आज एक बयान नहीं हो रहा उनसे। इसका मतलब क्या? आप मैसेज दे रहे हो पूरी ब्यूरोक्रेसी को कि मैं इसके साथ खड़ा हूं, बृजभूषण शरण सिंह के साथ, कोई हाथ मत लगा देना। तो फिर कैसे होगी उनके खिलाफ कार्रवाई? ये आपका महिला विरोधी चरित्र दिखाता है कि आप ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं के खिलाफ, खिलाड़ियों के खिलाफ जहां भी अपराध हो रहे हैं, वहां बीजेपी नेता का नाम आ रहा है और बीजेपी की सरकार उसके साथ खड़ी हो जा रही है। ये कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है, एक मैटर, दो मैटर, तो तीन मैटर। सिर्फ आरोप लगाने से दोषी थोड़ी है जो मैं उसको कैबिनेट से निकाल दूं, मैं उन्हें पद से हटा दूं। आरोपी तो हैं, आरोप साबित होंगे, सिद्ध होंगे, उसके बाद एक्शन होना चाहिए। सीएम साहब ने तो बार बार ये कहा है। ये भी देखना चाहिए कि आरोप लगा कौन रहा है। हरियाणा में जिसने आरोप लगाया वो उसने हरियाणा के लिए गौरव अर्जित किया, देश के लिए गौरव अर्जित किया। आपकी खिलाड़ी है, आपकी बेटी है। आप कोई बेटी अगर किसी पिता को घर में जाके ये कहे कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, तो पिता क्या करेंगे? जांच का इंतजार करेंगे या एक्शन लेंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के पिता की तरह होता है, वो एक पार्टी का नहीं है, वो सबका मुख्यमंत्री है। जब एक बार चुन के आ गए, उनकी एक बेटी एक गुहार लगा रही है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मैटर नहीं होता तो एफआईआर नहीं होती ना। चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई है, जांच चल रही है। आप जांच के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो दीजिए। आप कम से कम ये तो सुनिश्चित कीजिए कि किसी के लाल बत्ती नहीं चल रही है, किसी के आगे पीछे, किसी को सरकारी बंगला नहीं मिला हुआ है, किसी के पीछे मुख्यमंत्री नहीं खड़ा हुआ है ताकत बन के। कम से कम जांच का मौका तो दीजिए एजेंसी को, आप वो भी नहीं दे रहे हैं। फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? पोस्को के किसी भी मामले में, आप बृजभूषण शरण सिंह पे आ जाइए, पोस्को के किसी भी मामले में कि कोई भी और व्यक्ति होता, पहले गिरफ्तारी होती, बाद में कुछ पूछताछ होती। यहाँ पोस्को का मामला, 10 अलग मामले, अलग अलग ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां आरोप लगा रही हैं जिन्होंने देश के लिए नाम अर्जित किया, गौरव अर्जित किया है, तिरंगा फहराया पूरी दुनिया में।
वो अगर आरोप लगा रहे हैं, कुछ तो वेटेज होना चाहिए, कुछ तो वैल्यू आप उसका कह रहे होना महिला चाहिए। विरोधी सोच, लेकिन बीजेपी ही वही पार्टी है जिसने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नारा देने से क्या होता है, आप उस नारे पे काम तो कीजिए। आपने कहा बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो हम देख रहे हैं कैसे बचा रहे हैं ये, और बेटियां पढ़ा कैसे रहे हैं वो आप पूरे हरियाणा में देख लीजिए। किसी स्कूल में चले जाइए, सरकारी स्कूल में, वहाँ बेटियां कैसे पढ़ रही हैं उसका आपको उदाहरण दिख जाएगा। मैं खुली छूट देता हूँ आपको, कोई अपना कैमरा किसी स्कूल में भेज दीजिए हरियाणा के, 7वीं 8वीं के बच्चे को 3री 4थी क्लास की हिंदी और अंग्रेजी की किताब दे दीजिएगा, अगर वो पढ़ गया तो खट्टर साहब पास, अगर वो नहीं पढ़ पाया खट्टर साहब फेल। खुली चुनौती है, कहीं भी भेज दीजिए कैमरा। अब स्कूलों की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं। अब हरियाणा से लगता है दिल्ली ही है। दिल्ली में आपने कहा एक आप क्रांति लेकर आ गए शिक्षा के क्षेत्र में, और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ये आरोप लगाती है कि ऐसे कौन से स्कूल बनाए, ऐसा कौन सा क्रिएशन किया पढ़ाई का कि आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो स्कूलों में क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं, वो घोटाले के आरोपों में जेल में हैं। देखिए, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के साथ कर क्या रही है कि मनीष सिसोदिया जेल में है। कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है कि वो शिक्षा मंत्री थे, अच्छे स्कूल बने हमारी सरकार में और वो जेल चले गए। सत्येंद्र जैन जेल में, कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है कि सत्येंद्र जैन ने अच्छे अस्पताल बनाए दिल्ली के लिए, पूरी दुनिया में फेमस हुए वो अस्पताल, वो जेल चले गए। इसका मतलब आप ये मैसेज दे रहे हो कि जो भी देश के लिए अच्छा काम करेगा, देश के विकास के लिए काम करेगा, जेल में डाल दूंगा। जो देश को बर्बाद करने का काम करेगा, कितने ही नाम गिनवा दूंगा मैं आपको, जो यहाँ देश को लूट के, किसी को देश जेल को में डाला लूट जा के सकता है विदेश में क्या? भाग गए बिना किसी गलती के कोई ऐसे ही जेल में डाला ही हुआ है आज तक। आप बता दीजिए मनीष सिसोदिया जी पे क्या आरोप है या सत्येंद्र जैन जी पे क्या आरोप है। किसी से पूरे हिंदुस्तान में पूछ लीजिए क्या आरोप है, बता नहीं पाएंगे आप। कसूर क्या है ये तो बताइए। आप इधर से उस व्यक्ति ने कहा कि वहां से ये पैसा लिया, वहां चला गया, प्रूफ कहाँ है? एक पैसा बरामद हुआ आज तक? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के यहाँ से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए, जाना नहीं पड़ा उनको जेल, बाहर बाहर जमानत हो गई। तो ऐसा क्या मनीष सिसोदिया का इन्होंने घर संभाला, मनीष सिसोदिया जी का दफ्तर पे, उनके गांव में उनकी ज़मीन पे चले गए, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे मार लिए, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन जी के यहाँ, उनके रिश्तेदारों के यहाँ खूब छापे मारे, सब कुछ किया, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। ये लोग देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन देश की जनता पूरी तरह से देख समझ रही है कि मनीष सिसोदिया जी क्यों अंदर गए, सत्येंद्र जैन जी क्यों अंदर गए। इनको हमारे स्कूलों से, अस्पतालों से डर लगता है, इसलिए ये हमारे नेताओं को अंदर भेजते हैं कि ये काम रुक जाए। अच्छे स्कूल बनाने की सजा मिली है ये निश्चित तौर पे अच्छे स्कूल बनाने की सजा मिली है, वरना तो आप इस पूरे आबकारी की अगर आपको जांच करनी है, मैं बार बार ये कहता हूँ, आबकारी का मामला इसको भारतीय जनता पार्टी बताती है। अगर इनको आबकारी की जांच करनी है, कोरोना हरियाणा में सोनीपत के पास 40 लोग मरे थे जहरीली शराब पी के, कोई जांच हुई क्या? आप बता दो कोई अंदर गया हो तो। अगर वहां पे आप करो गुजरात के अंदर, वहां पे 100 लोगों से ज्यादा मर गए जहरीली शराब पी के, जबकि वहां शराब बंदी है। वहां करो ना सीबीआई ईडी की जांच करो, वहां नहीं करते। क्यों नहीं करते वहां पे जांच? तो अगर आबकारी का मामला होता तो हरियाणा में जांच करते, किसी को सजा होती, गुजरात में जांच करते, किसी को सजा होती। आबकारी का मामला नहीं है, ये स्कूलों का मामला है। इनको स्कूलों से डर लगता है, इनको अस्पतालों से डर लगता है। इनको लगता है कि अगर बच्चे शानदार शिक्षा पा लेंगे और पढ़ लेंगे, हमारी रैलियों में भीड़ कौन बनेगा, हमसे सवाल पूछने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो बार बार धर्म और जाति की घुट्टी पिलाते हैं, वो पीने वाले बच्चे कम हो जाएंगे, इसलिए इनको डर लगता है अच्छे स्कूलों से। तो आपको अगर हरियाणा की जनता मौका देगी, हालांकि आप अभी से ही बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं, ग्राउंड चेक तमाम उन स्कूलों का करते हैं, बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को खुला चैलेंज देते हैं ग्राउंड पे जाके, क्या बदलाव आप हरियाणा के स्कूलों में, हरियाणा के शिक्षा स्तर में लोगों को करके दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर आ सकता है, और ये हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी देख रहे हैं। कुछ जगहों पे हमने आपकी पाठशाला करके एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जो उन्हीं सरकारी स्कूल के बच्चों को, जिनको ना टीचर मिल रहे हैं, ना स्कूल ढंग के हैं, कुछ नहीं है, शाम को इवनिंग क्लासेस लगाते हैं, उनको हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाते हैं, और उसके एक्सेप्शनल रिजल्ट आ रहे हैं। जिन बच्चों को हमने हिंदी और अंग्रेज़ी पिछले 2-3-4 महीने में पढ़ना सिखाया, वो बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट स्कूलों में भी टॉप कर रहे हैं अपनी कहाँ ये क्लासेस किया में। है आपने? ये हमने 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग ये एक्सपेरिमेंट किया है अभी, जिसमें कि जगाधरी में अभी चल रहा है, यमुनानगर में, और जिसमें आदमपुर में अभी चल रहा है। आदमपुर से हमने इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी, क्योंकि हमने वहाँ बाई इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि हम आए नहीं आए, हम शिक्षा पे काम करेंगे।
तो हम ये एक्सपेरिमेंट पूरे हरियाणा में स्प्रेड करने वाले हैं आने वाले टाइम में। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे जिस दिन इनके स्कूल आम आदमी पार्टी के राज में बहुत शानदार बने, जिस दिन दिल्ली जैसे शानदार स्कूल बने, उस दिन ये बच्चे एकदम एक्सेल करने की हालत में, उस दिन हमको ये हिंदी और अंग्रेजी के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़े। तो हम कोई इस बात के लिए मोहताज नहीं है कि हमारी सरकार आएगी तभी हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स काम करना शुरू कर चुके हैं और इस उम्मीद में कर चुके हैं कि 1 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा में, तब ये बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, तब ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, गरीबों के बच्चे। मतलब इलेक्शन स्ट्रैटेजी अभी से इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी है। सबसे बड़ा फोकस शिक्षा रहने वाला। हमारे मुद्दे फिक्स हैं। हम ऐसा नहीं करते एक स्टेट में कुछ प्रॉमिस किया, दूसरे स्टेट में कुछ प्रॉमिस किया, ये दूसरी पार्टियां करती हैं क्योंकि उनको पूरा नहीं करना होता। हमने दिल्ली में जो किया, इन्होंने कहा दिल्ली में कर लिया आपने, पंजाब में नहीं बिजली फ्री दे पाएंगे। हमने आते ही पंजाब के अंदर भी बिजली फ्री दी। बोले पंजाब तो बड़ा स्टेट है, स्कूल अच्छे नहीं कर पाएंगे। हमने शुरू कर दिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं वहाँ पे। बोले वहाँ कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हज़ारों गांव है पंजाब में। हमने तो 600 मोहल्ला अब वहाँ पे गांव क्लिनिक बना दिए ऑलरेडी। तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं पाएंगे। जो हमने कह दिया, अरविंद केजरीवाल जी के वादे नहीं होते, गारंटी होती है। शिक्षा के ऊपर ऐसा काम ना इतिहास में कभी हुआ होगा हरियाणा के अंदर, ना आगे किसी सरकार की हिम्मत जो आम आदमी पार्टी कर सकती है। इसलिए हम लोगों से एक मौका इसलिए मांग रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए एक मौका मांगते हैं। हम अस्पताल अच्छे करेंगे, शानदार करेंगे हरियाणा के अस्पतालों को। आज आप देखो ना, मैं कई बार मुझे इतना तरस आता है कि हरियाणा के लोग कितने भोले हैं। मुख्यमंत्री की स्टेज पे जाके हमारे एक ताऊ ये बोले कि भाई ये 8 घंटे बिजली आती है मुख्यमंत्री जी, 12 घंटे दे दो। मतलब मैं उस दिन सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कितने भोले लोग हैं। हम 24 घंटे तो मांग भी नहीं रहे, अभी 12 घंटे मांग रहे हैं। उस पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं बैठ जाओ, नहीं मिलेगी, 8 ही घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री जी 8 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। अगली सरकार 1 साल बाद आम आदमी पार्टी की आ रही है, जिस दिन हमारी सरकार आएगी 24 घंटे बिजली मिलेगी। आप ये दावा तो सीएम साहब भी करते हैं, हर घर में 24 घंटे, हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाई। उनके मंच से इन दावों की पोल खुलती है। अपने मुंह से बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, आप सबने देखा होगा, कह तो रहे थे नहीं दे सकते, सोलर लगा लो, खुद ही तो बोल रहे थे। अगर मिलती 24 घंटे तो क्यों कहना पड़ता उनको ये बात। अच्छा एक बात बताइए, सीएम साहब जन संवाद कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पे 3-3 दिन रुक रहे हैं, अलग अलग मीटिंग्स हो रही है, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? सीएम साहब के जनसंवाद में जाके आपके कार्यकर्ता, आपके नेता इतना बवाल क्यों काटते हैं? नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो बिल्कुल बवाल नहीं काटते। हमारे कार्यकर्ताओं से तो हमने ये कहा कि हमको जगह जगह से शिकायतें मिली। हमको ये शिकायत मिली कि जनसंवाद के नाम पे बीजेपी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, किसी और की सुनते नहीं। तो हमने कहा कि वो मुख्यमंत्री बीजेपी के थोड़ी हैं, वो मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के भी हैं, वो इनेलो के भी मुख्यमंत्री हैं। हमारा कार्यकर्ता अगर बिना कोई पॉलिटिकल फ्लैग लिए हुए, बिना कोई चीज़ लिए हुए सवाल पूछने जाता है, हक है उसको, पूछ सकता है। हमने तो सिर्फ ये कहा था, लोगों ने आम आदमी पार्टी की बात को देखिए कैसे पूरी जमीन पे स्वीकार किया। आज मुख्यमंत्री किसी जगह जाके जनसंवाद कर नहीं सकते। आपके जो प्लान होता है सिर्फ अपने लोगों को ही रखते हैं, तो आपके नेता को कैसे एंट्री दे दी सीएम आपके जनसंवाद में? नहीं, हम तो आम व्यक्ति की तरह गए ना वहां पे, और जब उनको पता लगा तो उन्होंने स्टेज से कहा नहीं क्या कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, पीटो पहले इसको। ये नहीं कहा निकालो बाहर, बोले पहले पीटो इसको, क्योंकि हमसे खास प्यार है मुख्यमंत्री जी को। उनको पता है कि उनकी जो राजगद्दी है उससे आम आदमी ही उतारेगा उनको, इसलिए हमसे खास लगाओ। बोले पहले पीटो, तो उसके बाद बाहर निकालो। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री अपनी जनता को पिटवाता हो वो किस चीज़ का हकदार है, वो चुनाव आने दीजिए, बताएंगे लोग। तो आपको नहीं लगता है कि 2024 के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने देख लें आम आदमी पार्टी ने? ये आम आदमी पार्टी के सपने नहीं है, मैं आपको फिर बताऊं। ये बहुत जगह पे, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, ये आम आदमी के सपने हैं। जब से हम आज़ाद हुए, शहीद भगत सिंह ने शहादत क्यों दी थी? कई बार मैं सोचता हूँ तो मुझे ये जवाब मिलता है कि उनको ये लगता था ये अंग्रेज़ जो है अपने बच्चों को इतना अच्छा वो मौका देते हैं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, हम अगर आज़ाद हो गए हमारे बच्चों को भी ऐसा फ्यूचर मिलेगा। इसी के लिए दे दी ना उन्होंने अपनी जान, इसी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। तो जब हम आज़ाद हुए तब से देशवासी ये सोचते थे कि हमको भी ऐसा कुछ मिलेगा। 75 साल हमने बर्बाद किए इस चीज़ में। हमको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए था, हम विकसित देश होते। बाहर के देशों में ये सारी चीज़ें मिलती हैं उनके बच्चों को। आज 75 साल बाद लोगों के पास वक्त नहीं है, एक एक मिनट लोग ये सोच रहे हैं कैसे इस विचारधारा को अपना सकें। रोज़ाना लाखों लोग पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं कि हमने 75 साल खोए हैं, अब नहीं खोएंगे। तो ये आम जनता सपना देख रही है कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, महिलाओं को फ्री में सफ़र मिलेगा। ये सारी चीज़ों का सपना आम लोग देख रहे हैं, आम आदमी देख रहा है, आम आदमी पार्टी नहीं। आम आदमी का सपना है ये। आम आदमी का सपना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं।
पिछला चुनाव भी 2019 में आम आदमी पार्टी ने लड़ा, क्या हाल हुआ सबने देखा। तो 2024 में ऐसी क्या तस्वीर अलग हो जाएगी कि आप सीधा सरकार बनाने का सब ख्वाब देख रहे हैं? देखिए, हम बहुत ही छोटी पार्टी हैं, हमारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमारे बूते की बात नहीं है कि हम सारी जगह पे एक साथ चुनाव लड़ सकें और एक ताकत के साथ लड़ सकें। हम भ्रष्टाचार का पैसा नहीं जुटाते अपने पास कि कहीं मर्जी फेंक दो, चुनाव लड़ लो। हमें ग्रो करने में हम 17 प्रदेशों में संगठन बना रहे हैं। हमें पता है कितनी ताकत, कितना उसमें दम लग रहा है, क्योंकि हमारे पास वैसे रिसोर्सेज नहीं जो बीजेपी और कांग्रेस के पास हैं। तो इसलिए हमारी लिमिटेशंस थी। पहले हम दिल्ली में मिले, दिल्ली में लड़े, वहाँ स्टेबल हुए, लोगों का विश्वास बढ़ा, उन्होंने पंजाब में हमको एक्सेप्ट किया। तो एक तो ये कि लोगों को कोई बात को जमने में समय लगता है। इस विचारधारा को लोगों ने जांचा, दिल्ली में जांचा, बार बार जांचा, 3 बार कर चुके हैं टेस्ट। पंजाब के अंदर जांचा, विपक्ष में रखा हमको पहले कि टेस्ट करके देखते हैं कितना चलती है विचारधारा दमखम के साथ चली, पूरा सरकार में लेके आए। आज के दिन में लोग यकीन कर रहे हैं। आप सोचो, गुजरात में हम 6 महीने पहले गए, 41 लाख लोगों का वोट ले आए, जबकि हम जब गए थे वहां पे तो बीजेपी के हमारे कई दोस्त हैं, बात होती है, वो बोलते थे ये हमारा ऐसा किला है जिसकी दीवार से आप धूल भी नहीं झाड़ पाओगे, ऐसे डायलॉग मारते थे हमारे ऊपर। हम वहां गए, हमने 41 लाख लोगों का विश्वास जीता, इसलिए क्योंकि विचारधारा ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन हरियाणा में तो विश्वास जीत नहीं पाए ना, नोटा से भी कम वोट्स आपके कैंडिडेट्स को मिली। नहीं, हमारे किसी कैंडिडेट को, मैं वही बोल रहा हूँ, 2019 की बात आप कर रहे हैं। बहुत पानी बह गया उसके बाद, बहुत पानी बह गया उसके बाद। हरियाणा के दोनों तरफ आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है। जालंधर में अभी चुनाव हुआ है, हमने इतिहास रचा है, 60 साल पुराना कांग्रेस का गढ़ तोड़ा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद विचारधारा के ऊपर लोगों का कंसोलिडेशन, विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हमने शायद उस तरीके से कभी हरियाणा में चुनाव लड़ा नहीं उस सीरियसनेस के साथ, क्योंकि हमारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। इस बार जो हम हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है, संदीप पाठक जी ने भी कहा है, मैं आज आपके कैमरे पे दोहरा के जा रहा हूँ, हम दिल्ली का चुनाव जिस ताकत से लड़ते हैं, हम पंजाब का चुनाव जिस ताकत से लड़ते हैं, जिस ताकत से हमने गुजरात का चुनाव लड़ा, हम उससे 100 गुना ज़्यादा ताकत से हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल पहले सीरियस नहीं थे हरियाणा के लिए, लेकिन अब उन्हें क्योंकि पिछली बार तो आए भी नहीं और अब आना भी है, 8 तारीख को कार्यक्रम भी है। देखिए, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, तो हम कहीं 1-2 जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम कर्नाटक में अचानक से चुनाव जीत सकते थे। आप देखिए, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने हमारा पूरा मैनिफेस्टो कॉपी करके चुनाव जीता है। उनके पास मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप सोचिए, दया आती है मुझे ऐसी पार्टी पे। आप ही जीत जाते, उन्होंने मैनिफेस्टो कॉपी करके क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमारा कर्नाटक में उस स्तर का संगठन नहीं था, जमीन पे लोग उस तरीके से नहीं थे, हमारे पास संसाधन उतने नहीं थे, इसलिए। लेकिन आप देखिए, जीत किस बात की हुई है? जीत इस बात की हुई है कि राहुल गांधी ने कहा बिजली फ्री देंगे वहां पे, तो लोगों ने वोट दिया। राहुल गांधी ने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तो लोगों ने वोट दिया। राहुल गांधी ने कहा महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, तो लोगों ने वोट दिया। हमने क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम राजनीति करने नहीं आ रहे, हम राजनीति बदलने आ रहे हैं। ये सारे लोग अब हमारी पिच के ऊपर खेल रहे हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा जी रोज रोज जाके क्या कहते हैं आजकल सभाओं में? कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। अरे अगर आप गारंटी दे रहे हैं बकायदा, मैं वो गारंटीज आप पढ़ के देख लीजिए, सारी हमारी कॉपी की हुई है। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए होती है। आप नकल तो कर सकते हैं पर अकल चाहिए उसके लिए। भूपेंद्र हुड्डा जी अगर 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं तो 10 साल मुख्यमंत्री थे, मैंने हाथ नहीं पकड़ा था, हमने नहीं रोका था, दे देते। आज भी बगल में आपके राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, दे के दिखाइए 300 यूनिट बिजली फ्री, ताकि लोगों को यकीन हो। आप राजस्थान में कहते हैं 100 यूनिट बिजली दे देंगे फ्री, चुनाव आ रहे हैं क्योंकि अभी 5 साल बाद आप ये कह रहे हैं, और हरियाणा में कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। झूठ, साफ झूठ बगल में नजर आ रहा है। झूठ है, नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। नकल के लिए अकल चाहिए होती है। आप नकल तो कर लोगे, वादा तो कर दिया 300 यूनिट दे देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं, सबको पता है। और मैं तो ये कहता हूं कि हरियाणा के लोग इतने तो समझदार हैं, हम भी बचपन से यहीं पढ़े हैं, यहीं पले बढ़े हैं, हमको मालूम है। हरियाणा के लोगों को इतना तो पता है कि कार्बन कॉपी और ओरिजिनल में से कौन सा लेना चाहिए। जब उनको यही लेना है, इन्हीं वादों पे अगर सरकार बनानी है तो ओरिजिनल लेंगे ना, कार्बन कॉपी लेके क्या करेंगे? आपने भी कहा कि 2019 से अब तक बहुत पानी बह गया है और चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब पानी की जब बात आती है तो हरियाणा के लिए सबसे ज़रूरी SYL है। आपकी पार्टी का हरियाणा में SYL को लेकर स्टैंड क्या रहा है? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम समस्याओं को बना के रखने में यकीन नहीं करते हैं, हम समस्याओं को सुलझाने में यकीन करते हैं। और मैं इसलिए भी, आप सोचोगे कि अब ये अपना मोबाइल क्यों देखने लगे, तो मैं इसलिए सोच रहा था कि एक वीडियो इस मौके पे आपको दिखा दूं ताकि उससे चीज़ें साफ हो जाएं। ये देंगे। और मेरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी
हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है। मोदी जी तो नहीं कर पाए, राजस्थान आप के कर पाएंगे किसान क्या? का है। भाई मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये लोगों को बहुत मौका मिला। इन लोगों को ऐसा मौका आया जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, जब पंजाब में भी इनकी एलआई गवर्नमेंट थी, जब हरियाणा में भी इनकी सरकार थी। अगर ये कर सकते थे तो कर देते ना, किसने रोका था? कांग्रेस का भी ऐसा मौका आया जब केंद्र में भी उनकी सरकार थी, पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी। अगर कर सकते थे तो कर देते ना, किसने रोका था? बट आप कैसे ये करेंगे? लोग पंजाब में तो एसवाईएल को लेकर स्टैंड है कि ये लोग एसवाईएल पानी जाने नहीं देंगे हरियाणा को। मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये लोग इन मुद्दों पे राजनीति करते हैं क्योंकि इनको इन मुद्दों पे वोट मिलते हैं। हमको इन मुद्दों पे वोट नहीं मिलते। हमको वोट मिलता है बिजली पे, पानी पे। हमको लड़ाई करके वोट नहीं मिलता। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को नफरत कराने की राजनीति नहीं करते। हम एक दूसरे स्टेट को लड़ाते नहीं है। हमको जिस दिन मौका मिलेगा, संदीप पाठक जी ने कल भी कहा, जिस दिन हमको मौका मिलेगा, जिस दिन दोनों जगह हमारी सरकार होगी, तीनों जगह हमारी सरकार होगी, हम एक पल वेस्ट नहीं करेंगे। इसका समाधान हो सकता है। इसका समाधान, और अरविंद केजरीवाल जी जब हिसार आए उन्होंने कहा भी, प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आ रहा, 15 मिनट मुझे चाय पे बुला लें, मैं समझा दूंगा, मैं बता दूंगा। ना अपनी अकल है, ना दूसरे से लेना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं। ये प्रशासनिक मुद्दे हैं और बहुत ही जटिल प्रशासनिक मुद्दे हैं। पर पंजाब मान जाएगा क्या हरियाणा को पानी देने के लिए? इनको बैठ के सुलझाया जा सकता है। देखिए, मुझे आप एक बात बताइए कि एक घर में 2 भाई हैं, आप हमेशा उनका और उनके बीच में अगर जायदाद को बांटना है तो पिता को बैठना पड़ेगा ना। पिता के बैठे बिना तो नहीं हो सकता। दोनों भाई आपस में लड़ने के लिए आप एक के हाथ में ईंट दे दीजिए, एक के हाथ में कुल्हाड़ा दे दीजिए और छोड़ दीजिए लड़ने के लिए। पिता को बैठना। प्रधानमंत्री जी किसी बैठक में नहीं आते हैं जिसमें पानी के बंटवारे की बात तो होती है। मान क्यों नहीं साहब के आते? मनोहर लाल जी को भाई समझते हैं? पाकिस्तान का पानी रोक के क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं लाते पाकिस्तान का पानी? आजादी के वक्त से बह के जा रहा है। उस दिन तो कह रहे थे, 2019 में तो चुनाव प्रचार में मोदी जी कह गए, अब उनको पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है पंजाब से, अब उनको पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है हरियाणा से। क्यों नहीं लाते पानी? अपना पानी है, अपना पानी रोकिए, लाइए, हरियाणा को दीजिए, पंजाब को दीजिए, राजस्थान को दीजिए, दिल्ली को पहुंचाइए। सब जगह पानी की कमी है, लेकिन पानी उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो पंजाब तैयार है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप आपस में बैठ के अगर मोदी जी बैठाएंगे भगवंत मान जी को और मनोहर लाल जी को, हमेशा तो जाते हैं, सॉल्यूशन हर मीटिंग में जाते हैं। बैठे तो प्रधानमंत्री, आप बैठ ही नहीं रहे, पिता बैठ नहीं रहे, दोनों भाइयों कह रहे हैं आपस में कर लो बंटवारा। कैसे हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि ये इस समस्या को सुलझाना ही नहीं चाहते। जैसे ही चुनाव आएगा इस पे फिर राजनीति करेंगे, जैसे चुनाव आएगा फिर राजनीति करेंगे। मैं आपको हरियाणा का एक उदाहरण देता हूँ। मनोहर लाल जी तो हर बार, हर साल में बजट में 100 करोड़ रुपए रखते हैं एसवाईएल के लिए। कहाँ जाता है 100 करोड़ रुपया? इधर उधर करके बाद में खा जाते हूँ किसी न किसी बहाने से। इनका यही काम है। समस्या तो वहीं की वहीं है ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक हरियाणा में हम अलग अलग एरिया में जाते हैं, लगभग 1/3 हरियाणा ऐसा है, और गांव के जो लोग सुन रहे होंगे मेरी बात को, वो समझ रहे होंगे इस बात को, वो डूबा हुआ है। वहां पे चोआ आया हुआ है, वहां फसल नहीं बो सकता किसान। गुहार लगा लगा के मर गए सरकार से, ये पानी निकलवा दो, हम खेतों में अपना फसल लगा लें, कुछ ना कुछ। लगभग 1/3 हरियाणा ऐसा है जहां पानी की कमी है, जहां पानी नहीं है। 1/3 हरियाणा पानी में डूबा हुआ है, 1/3 हरियाणा में पानी की कमी है। यहां तो वाटर मैनेजमेंट कर लो, इतने सालों से राजनीति कर रहे हो। ये पानी तो अपने हाथ में है, इसको तो इधर से उधर किया जा सकता है। इनकी सोच नहीं जाती वहां तक जहां समस्याएं सुलझती हैं। हम समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं ताकि हमको स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। हमारी और इनकी राजनीति में फर्क यही है, ये समस्या पैदा करके राजनीति करते हैं, हम समस्या सुलझा के करते हैं। और दुष्यंत चौटाला ने भी बहुत दावे किए, मैं लोगों की तमाम समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहा हूँ, और हर दिन लोगों से मिलते हैं। बहुत सारे फ़ोटो वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे और अपने आईटी सेल के थ्रू आपने भी अलग अलग पेजेस पे देखे होंगे। क्या लगता है लोग एक बार फिर से उन पे विश्वास करें? देखिए, मुझे लगता है उनकी तो सारी समस्याएं अब सुलझ चुकी हैं। अब वो शांति से, उनको मुझे लगता है 2-3 टर्म तो उनको आराम से बैठ जाना चाहिए घर पे। और इनके परिवार ने कोई लिख थोड़ी रखा है, हमारे मतलब हरियाणा के लोगों के माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि पहले ओम प्रकाश चौटाला, फिर अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला। कोई हमने वोट थोड़ी रखा है कि एक परिवार को बार बार हमें जिताते रहना है जबकि वो कुछ नहीं करते प्रदेश के लिए।
ऐसे ही हमने कोई वोट थोड़ी रखा है कि रणबीर हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, आगे कोई और आ जाए। हमने कोई वोट रखा है क्या इनको राजनीति कराना? आम आदमी ने अब ये तय कर लिया, आम घरों से लोग निकल चुके हैं, अपना राज खुद चलाएंगे, इनसे बेहतर चलाएंगे, इनसे अच्छा करके दिखाएंगे और सारी वो समस्याएं जिनसे आज तक लड़ते रहे उनको समाधान करेंगे। तो गठबंधन के लिए आपका क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो अलायंस गवर्नमेंट है, ये भ्रष्टाचार की अलायंस गवर्नमेंट है। ये मैं आपकी तरफ आंखें मूंद लूंगा, आप मेरी तरफ आंखें मूंद लीजिएगा, मैं आपकी सरकार चलाऊंगा और चलवाऊंगा और खूब पैसे बटोरूंगा, आप मेरी तरफ देखिएगा भी नहीं। ये इस तरीके का अलाइनमेंट है। ऐसे भ्रष्टाचार के गठबंधन, वरना तो आप खुद बताइए कौन सा भ्रष्टाचार? सीएम साहब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के सीएम लिए। साहब अपने दफ्तर से एक हफ्ते पहले, मुझे लगता है 10 दिन हो गए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब हमने ये मुद्दा उठाया, उनके अपने दफ्तर में उनके अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए की ज़मीन कुछ लाख रुपए में अपने परिवार के नाम करा ली। दस्तावेज हैं, खुले में दिखाए, सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा मेरे संज्ञान में मामला आया है। वैसे तो तब भी 3 दिन हो चुके थे और मुख्यमंत्री के लिए क्लिक की बात है, उनके पास तुरंत सूचना आ जाती है, उनको पता ही होगा, उनका तो अपना अफसर है, बहुत क्लोज बताया जाता है उनके। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में ये मामला आ चुका, मैंने इसकी जानकारी मंगाई। 10 दिन हो गए उस बात को। एक मुख्यमंत्री को अगर अपने दफ्तर से 10 दिन में जानकारी नहीं मिलती, मुझे लगता है वो राज्य क्या चला रहे होंगे हम खुद सोच सकते हैं। उनको अपने ही दफ्तर से जानकारी नहीं मिल रही 10-10 दिन। तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो ये आंख बूंदे बैठे हैं, इनके ऐसे ऐसे मामले आगे निकल के आएंगे। अभी तो हम मुख्यमंत्री जी को एक टेस्ट ऑप्शन दिया था हमने कि आप अपने आप को पाक साफ निकालना चाहते हो, आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति के सारे कागज, कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया था कि आप चाहें तो इस पर एक्शन ले लें, लोगों को लगेगा कि आप भ्रष्टाचार को वाकई में टाल। मुझे लगता है कोई खास परहेज नहीं है। कौन से व्यक्ति के? मुख्यमंत्री जी को भ्रष्टाचार, नीरज दफ्तार सबके सामने, उनके प्रिंसिपल ओएसडी रहे और जिस वक्त ऑफिस में रहे, हटा दिया सीएम साहब ने? हटा नहीं दिया, इस्तीफा देके गए। और कब इस्तीफा देके गए? जब ये सारा कांड हो चुका। आप चोरी कर लीजिए 100 करोड़ रुपए की और उसके बाद आपको सेफ पैसेज दे दिया जाए कि आपने जीवन भर का कमा लिया, अब आप जाइए। सेफ पैसेज देने को हटाना थोड़ी बोलते हैं। इस्तीफा दिया था उन्होंने, हटाया नहीं गया था आज तक भी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज भी अब जब भी ये खबर चलेगी, आज भी आपके पास फोन आएगा, आज भी सरकार की तरफ से कहा जाएगा इसको दबाइए। तो मुझे लगता है कि ये खुला भ्रष्टाचार का केस है। अगर हम आपको बैठा के इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो उस चीज की चिंता मत कीजिए कि फोन आएगा और हमें कहा जाएगा कि दबाने के लिए। दबाव कोई माने नहीं माने वो अलग बात है, मैं कह रहा हूं दबाव आएगा आज भी। ये इस बात का सूचक है कि सरकार इसमें शामिल है। अगर सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है, उनको गिरफ्तार कीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूं, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, ये तो हम टेस्ट रन दे रहे थे मुख्यमंत्री जी को। इतने इनके कच्चे चिट्ठे खोल के रखेंगे आने वाले समय में। मैं कुछ दिन में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, इतने इनके कच्चे चिट्ठे खोलेंगे, इनका पूरा सीएमओ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा की जनता देखेगी। तो सिर्फ सीएमओ में भ्रष्टाचार है? जब ऊपर है तो नीचे तो पूछेगा ही कौन? नीचे तो भ्रष्टाचार की मतलब खुली लूट चल रही है। आप तहसील में चले जाइए, आप तहसील में भ्रष्टाचार नहीं है? कोई एक व्यक्ति हरियाणा का जो मेरी बात सुन रहा हो, अगर आपको रजिस्ट्री कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हो भ्रष्टाचार के, तो आप मान लीजिए कि भ्रष्टाचार नहीं है। आप ये पीपीपी का कोई अपना करेक्शन कराने चले जाइए, प्रॉपर्टी आईडी का करेक्शन कराने चले जाइए, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, इनके सारे के सारे ये आप और छोड़िए, आप इनके एचपीएससी के अंदर जो पैसा पकड़ा गया था, ऊपर से लेके नीचे तक नाम तो लीजिए किस लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जो इनके मुखिया हैं, जो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, हम उनके सारे पर्दे, उनका सारा नकाब उतारेंगे। समय आने दीजिए। बट सीएम साहब से उम्मीद है कि उस एक्शन लेंगे। आप कह रहे हो तमाम आप नकाब को उतार देंगे, हर चीज़ का प्रूफ लेके जाएंगे सीएम साहब के पास। सीएम साहब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पे, तो एक्शन तो लेंगे ही वो। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, हमने तो उनके सामने रखा हुआ एक मामला, वो इस पे एक्शन लें और जनता को ये बताएं कि वो स्पष्ट है इस मामले में, साफ सुथरा है इस मामले में। लेकिन अगर वो इस पे एक्शन नहीं लेते और अगले जो मामले आएंगे उन पे भी एक्शन नहीं लेते, तो हरियाणा की जनता को पता चलेगा ना कि जो आज तक हमें जीरो टॉलरेंस बता रहे थे, उनका कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आएगा, उनका पर्दा हटेगा, उनके चेहरे से ईमानदारी का जो नकाब लगा के घूम रहे हैं वो उतरेगा। जनता देखेगी ना एक्शन क्यों नहीं ले रहे। या तो आप भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं आपका से है, आपका यस है उसके लिए, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप उससे अलहदा हैं, अगर आप उससे अलग हैं, इमीडिएटली एक्शन लेंगे। मेरे आसपास आप बताइए किसी व्यक्ति को अगर 100 रुपए का भी उसने इधर उधर किया हो, एक सेकंड में एक्शन लेंगे। हमारी सरकारों को देखिए आप, पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री को जैसे ही पता लगा कि हमारे एक मंत्री ने 1 रुपए का कमीशन मांगा है, उसको तुरंत हटाया भी और जेल में। दिल्ली के अंदर हमने अपने मंत्रियों को हटाया। आप दिखाइए ऐसी ताकत आपके अंदर है। तो आपके यहाँ तो महिला आरोप लगा रही है, आप मंत्री नहीं हटा रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं कर रहे।
तो ये साफ पता चलता है कि नौकरियों को लेकर तो अच्छा काम कर रही है सरकार, बिना जैसे- खर्चे बिना पर्ची के नौकरियां दे रहे हैं हम। मैं तो सीएम हर साहब- रोज एक खबर पढ़ता हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देंगे, रोज एक खबर आती है। आज इस कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, आज सरकार ने इसकी एडवर्टीजमेंट वापस ले ली। लोगों के साथ, युवाओं के साथ मजाक कर रही है ये सरकार। युवाओं को तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं ये लोग। 1,80,000 पद खाली हैं सरकार के अंदर। ये चुनावी साल में झुंझुना दिखा रहे हैं कि हम 50,000 जॉब्स निकालेंगे, और जो निकलती हैं एडवर्टीजमेंट वापस होती है, कोर्ट रोक लगाता है, आप गलत तरीके अपनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अल्टीमेटली आप लास्ट में जाके, आप सीईटी में आपने क्या किया, जिन लोगों ने क्वालिफाई कर रखा था, आप चाहते तो सबको कहते कि आप सब इसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, 1,80,000 जॉब खाली हैं, जितने लोग पास हो जाएंगे सबको दे देंगे। आपने कहा जितनी पोस्ट जिस डिपार्टमेंट में निकलेंगे उससे 3-4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब सिलेक्शन जितनी पोस्ट निकली उससे कम भी हो सकती है, और आपकी आधी पोस्ट वापस खाली चली जाएंगी। तो इसका मतलब आप झुंझुना घुमा के बच्चों को बर्बाद करने की, उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पंजाब में देख लीजिए, बगल में एक कोर्ट केस हुआ हो, एक भी, 28,000 नौकरी हमने दे दी, क्लीन, बिल्कुल क्लीन। हरियाणा के भी बहुत बच्चों को मिली है, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ के भी बहुत बच्चों को मिली है। और मैं वहाँ जाता हूँ तो बच्चे ये कहते हैं, गदगद हैं बिल्कुल, बोले इससे पहले ऐसा हुआ ही नहीं, तुरंत टेस्ट हुआ, तुरंत इंटरव्यू हुआ, तुरंत अपॉइंटमेंट हुआ। 28,000 जॉब एक साल के अंदर, 30,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं, एक कोर्ट केस नहीं हुआ, एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ, एक स्टेटमेंट नहीं। तो जब आप देना चाहते हो, नियत अच्छी हो तो दे सकते हो। ये देना नहीं चाहते, ये तरसाना चाहते हैं। 2 करोड़ इनके प्रधानमंत्री जी कहते थे, इनके शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आज के दिन में, 2 करोड़ रोजगार कहते थे हर साल। देख लो क्या कर दिया पूरे देश का। ये भी ऐसे ही कहते थे, बिना खर्ची बिना पर्ची देंगे। अरे 2 तो सही, खर्ची पर्ची वाले तो जेल भी जाके आ गए, दूसरी पार्टी के लोग। मैं कह रहा हूँ 2 तो सही, आप तो दे ही नहीं रहे हो। खर्ची पर्ची की तो बात ही बाद में आती है, आप दे ही नहीं रहे हो। आप जितनी जॉब्स निकालते हो सब पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है, कोई ना कोई अटक जाती, पेपर लीक हो जाता है, कुछ ना कुछ, सारी समस्याएं। लेकिन इनसे हमारे युवाओं को क्या लेना देना, उनको नौकरी चाहिए। आप पहले उनकी पढ़ाई बर्बाद करते हो, कोई पढ़ जाए मेहनत करके, उसको नौकरी नहीं देते हो। तो आप लोग दे पाएंगे नौकरी? 100% हम दे रहे हैं पंजाब में। वी लीड बाय एग्जाम्पल। हम हमेशा ये बोलते हैं हम करके दिखाएंगे तब आपसे वोट मांगेंगे। इकलौती ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं, काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। ऐसा कोई और बता दो मुझे। खट्टर साहब से बोलो ना, खट्टर साहब से बोलिए कि गांव-गांव जाएं और बोलें कि हमारी सरकार ने काम किया हो तो वोट देना, वरना हमको वोट मत देना। देखो कितने मिलते हैं। नोटा भी मिल जाए तो बता दीजिएगा, नोटा जितने। लेकिन अब चुनाव के इतने नजदीक अगर ग्राउंड पे जा रहे हैं, तमाम नेताओं के साथ बैठ के, अधिकारियों के साथ बैठ के, आम जनता से मिल रहे हैं, तो इस चीज के लिए भी तो बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। अगर काम नहीं किया होता तो ग्राउंड में जा पाते क्या? इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते। हमने काम नहीं किया फिर भी हम बेशर्मों की तरह सबके बीच में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पुलिस फोर्स है, हम चारों तरफ लगा के रखेंगे। कोई कुछ बोलेगा उसको उठा के बाहर फेंकवा देंगे। एक मदर है, वो कह रही है मेरा बेटा नशे की भेंट चढ़ गया, वो कुछ बात बोलना चाह रही है, कह रही तू किसी ने सिखा के भेजी है। मतलब इतना इंसल्ट आप हर किसी का। एक आम आदमी है, वो कह रहा है 24 घंटे बिजली पानी हमको कब मिलेगा, फ्री कब मिलेगा। उसने डिमांड कर दिया। आसपास के राज्यों में देख रहे हैं लोग, पंजाब में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, चलो पूछ भी लिया किसी ने, तो आप उसको ये कहेंगे आजा स्टेज पे तुझे मैं दिलवाता हूं, और अपनी पुलिस से पिटवाएंगे फिर उसको। तो मुझे लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है मुख्यमंत्री जी का, और उस ओवर कॉन्फिडेंस का उनको हर्जाना भरना पड़ा, रोकना पड़ा अपना जनसंवाद। कहाँ कर रहे हैं, 1 महीने का ब्रेक देना पड़ा। जहां जाते हैं बंधक बना लेते हैं। ऐसा मैंने सुना नहीं, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कभी हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते लोग, कभी इनको बंधक बना लेते हैं अपने घर के अंदर बिठा करके। जिसको प्रदेश के लोग नहीं चाहते उसको भारतीय जनता पार्टी ने थोप रखा है, हरियाणा के ऊपर थोप रखा है। इनकी कोई आंसरेबिलिटी थोड़ी है, पब्लिक लीडर थोड़ी है, ऊपर से डिप्यूट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पब्लिक को कोई आंसरेबिलिटी नहीं, अपने नेताओं को आंसरेबिलिटी है। तो जो नेता पब्लिक के प्रति जवाबदेह नहीं होगा उसको क्या मतलब, उसको क्या फर्क तो इस पड़ता है? सबका फायदा मिलेगा आपको 24 के चुनाव में? निश्चित तौर पे। और हम इसको फायदा नुकसान की तरह नहीं देखते, हम इसको ऐसे देखते हैं कि हरियाणा के लोग त्रस्त हैं, हमको उनको उस संकट से बाहर लाना है, हमको उनको एक नया फ्यूचर, नई लाइफ देनी है, युवाओं को, महिलाओं को। और पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की, सिर्फ इनकी सरकार फेल नहीं हुई है, विपक्ष फेल हुआ है पिछले 8-9 साल के अंदर। आप कभी आवाज नहीं उठा पाए। मैं ऐसा हिंदुस्तान में, आप दूसरा उदाहरण, आपसे खुली चुनौती, आप दे के दिखाइए मुझे दूसरा उदाहरण कि 30-31 MLA इनके हैं हरियाणा के अंदर, चाहें तो हर बार एक राज्यसभा का MP बना के भेज सकते हैं। अगर विपक्ष का एक MP जाएगा तो विपक्ष की आवाज संसद के अंदर बुलंद करेगा। कांग्रेस को 2 बारी हो गई, इनके MLA मिलजुल के बीजेपी का सांसद बना देते हैं। ऐसा कौन करता है विपक्ष में? कौन सा ऐसा विपक्ष है? लोगों में अब नीचे ये चर्चा होने लगी है कि कल को हुड्डा साहब को अगर कुछ सीटें मिल गई, हुड्डा साहब ने अगर कुछ सीटें जीत ली हरियाणा में, कहीं ये तो नहीं जेजेपी की तरह चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा देंगे। लोगों में चर्चा होने लगी कि सेटिंग है इनकी अंदर खाने।
अपनी अध्यक्षा को छोड़ के, अपनी सबसे बड़ी नेता को छोड़ के मोदी जी के साथ जैसे गलबैयां कर रहे थे हुड्डा साहब, नीचे नीचे पूरा गॉसिप है ये कि जाएंगे ये देर सवेर भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो दोबारा धोखा नहीं झेल सकती हरियाणा की जनता, इसलिए विपक्ष भी फेल हुआ है, सरकार भी फेल हुई है, नया ऑप्शन चाहिए लोगों को। तो वो आप हैं? वो आप हैं, वो आम आदमी पार्टी है। और निश्चित तौर पे हम इसलिए इसको एक ऑप्शन लोगों के घर घर तक भी लेके जाएंगे इस ऑप्शन को, कि लोग ये यकीन कर सकें कि हम संघर्ष करने को तैयार हैं। और हम अगले 1 साल के अंदर ये दिखाएंगे कि जो ये 9 साल में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सके, आम आदमी पार्टी 1 साल के अंदर निभा के दिखाएगी। 2024 में लोकसभा चुनाव सबसे पहले हैं और हो सकता है शायद अम्बाला का भी बाय इलेक्शन हो लोकसभा के लिए, उसके लिए आपकी पार्टी तैयार है? देखिए, हम पूरी तरह से हरियाणा में जो भी आने वाला चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है, ये करवा नहीं रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव पेंडिंग है, ये करवा नहीं रहे हैं, अब अम्बाला का सुनने में आ रहा है लोकसभा चुनाव कराएंगे नहीं, ये डरते हैं, ये लोकतंत्र से डरते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव में आने से डरते हैं। लेकिन लोकसभा में मोदी जी के सामने क्या कौन सा नेता टिकता है? देखिए, कभी भी ये अरविंद केजरीवाल जी ने भी कई बार कहा है और मैं आज फिर दोहराता हूँ, कभी भी किसी नेता को जिताने या हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता, जनता तय करती है। जिस दिन जनता को ये लगा कि ये व्यक्ति देश के लिए सही नहीं है, जो कि आज के दिन पूरे देश में माहौल है, लोगों को लग रहा है कि हमने सोच के तो क्या बनाया था और क्या निकले ये, तो उस दिन लोग अपने आप मोदी जी की बात कर रहे हैं? हाँ, उस दिन लोग अपने आप ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। मोदी जी को लोगों ने एक उम्मीद के रूप में, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, एक उम्मीद के रूप में उनको प्रधानमंत्री बनाया था। उन्होंने फेल किया पूरे तरीके से, कभी 2000 का नोट चालू कर देते हैं, कभी 1000 का नोट बंद कर देते हैं, 2000 का चालू कर देते हैं, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये खत्म होगा, आतंकवाद कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। आप कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया। आप बोले काला धन ले आऊंगा, सब नौकरी पेशा लोगों के 10-10, 20-20% ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं गया। तो सारा का सारा झूठ जो है वो धराशायी हो गया है अब। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि हमसे धोखा हो गया, हमसे गड़बड़ हो गई। जिस दिन लोग ये तय कर लेते हैं कि हमने जो ऑप्शन चुना था वो सही नहीं है, विकल्प अपने आप बन जाते हैं। मोदी जी भी रातों रात खड़े हो गए थे, इसी तरह से कोई और विकल्प भी रातों रात खड़ा हो जाएगा। लोग ये तय करते हैं कि इनको हटाना है, लोग ये तय करते हैं इनको जिताना है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्या अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। हम अपना संगठन अनाउंस कर चुके हैं, पूरी ताकत के साथ जमीन पे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारा टारगेट अब ये है सिर्फ कि हमें एक एक घर तक जाना है, एक एक व्यक्ति तक अपनी विचारधारा को पहुंचाना है। हम अपने दम पे पूरा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे नगर निगम का है, नगर निकाय का है, लोकसभा का है, विधानसभा का है। संगठन की आपने बात की, हाल ही में बनाया है, अभी और भी प्रोसेस है, ब्लॉक स्तर पर भी जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी ने बना रखे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आम आदमी पार्टी का संगठन, डिफरेंस तो बहुत है। लगता है कि आपका संगठन उस संगठन की तरह काम कर सकता है, इतनी बारीकी तक जा सकता है? नहीं, डिफरेंस है दोनों संगठन में, और ये डिफरेंस है कि उनके जो आपने पन्ना प्रमुखों की बात की, इनके पन्ने पुराने हो गए, सड़ गए हैं इनके पन्ने, इनमें जोश नहीं बचा। इन्होंने एक उम्मीद के साथ इन पन्ना प्रमुखों ने सरकारें बनवाई थी इनकी, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ, नीचे लोगों की गालियां सुन रहे हैं बेचारे वो कार्यकर्ता, तो वो सड़ गए हैं, वो परेशान है, इनके साथ काम नहीं करना चाहते। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ऊर्जा से भरे हुए हैं, वो एक उम्मीद से भरे हुए हैं, वो पूरी ताकत के साथ जमीन पे काम कर सकते हैं। इनके जो सड़ चुके पन्ने हैं उनको हम ही फाड़ेंगे, आप देखते जाइए समय के साथ, इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस का संगठन है ही नहीं, पहले बनवाइए तो सही। ऊपर स्तर पे तो मतलब है हम ना? बीजेपी का, ऊपर स्तर पे तो है, नीचे हम नीचे भारतीय जनता पार्टी का ये तो कह सकते हैं कि पन्ने फाड़ देंगे। कांग्रेस ने तो ऐसा मौका भी नहीं दिया। 9 साल हो गए, जो पार्टी अपना संगठन नहीं बना सकती, हरियाणा क्या बनाएगी? प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, प्रभारी तो हैं, तो लड़े कार्यकारी ना, अध्यक्ष तो हैं। लड़े अकेले। प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आपस में ही लड़ते रहते हैं आपस में। तो 5, 6, 10 आदमी बनाए हैं अभी, वही आपस में लड़ रहे हैं। जब पूरा संगठन बनेगा तब क्या होगा? तलवारें चल जाएंगी इन पे नीचे। कांग्रेस कभी भी एक टेबल पे बैठ के एक जगह पे एक विचार के साथ काम नहीं कर सकती। ये बिखरे हुए हैं, और जो खुद अपना घर नहीं बना सकता, जो अपना संगठन नहीं बना सकते, वो हरियाणा क्या बनाएंगे? लोग एक मौका और क्यों वेस्ट करेंगे ऐसे लोगों के पीछे? जब सरकार बन जाएगी, मान लो गलती से इनकी सरकार बन गई, कभी भी गलती से भूले भटके किसी से गलती हो गई, तो पहले तो ये अपने झगड़े सुलझाएंगे ना। पहले तो ये सबको शांत करेंगे कि तुम ये भ्रष्टाचार कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, पर चुप रहो। तो ये हरियाणा कहां से बनाएंगे?
ये तो अपना परिवार नहीं बना पा रहे, संगठन नहीं बना पा रहे, हरियाणा कहाँ से बनाएंगे? ये सबको समझ आता है। 9 साल से देख रहे, हमें 9 महीने नहीं लगे। प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। कितनी प्रक्रिया होती है, हमें चल रही है, बस लिस्ट आने वाली, कभी भी आ सकती है। मैं कह रहा हूँ हमें 9 महीने नहीं लगे संगठन बनाने में, ऐसा शानदार संगठन बनाने में जिसमें जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता उसकी क्वालिटी पहचान के, ताकत पहचान के उसको उसकी जिम्मेदारी दे दी। इनको 9 साल हो गए, कोई एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है, कोई एक नेतृत्व नहीं है। कार्यकर्ता किस पे यकीन करें, किसके साथ चलें? तो मुझे लगता है कि ये लोग आपस में लड़के इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। हमें इनकी चिंता नहीं है, हमें कांग्रेस पार्टी की कोई चिंता नहीं। संगठन के कांग्रेस से पहले पूरा आपका बन जाएगा? हमारा तो बन गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का पूरा संगठन हमने 1150 पदाधिकारी अनाउंस किए, उनकी शपथ भी हो गई बाकायदा। हम इसके बाद ब्लॉक स्तर का, इसके बाद सर्कल लेवल का और गांव के लेवल की कमेटीज बनाने के ऊपर जा रहे हैं हम, उस पर काम चल रहा है और 15-20 दिनों के अंदर हम अगली लेयर भी अपनी अनाउंस कर देंगे। तो हमारे काम की फुल रफ्तार है। हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2024 में इनके आतंक से मुक्ति दिलानी है हरियाणा के लोगों को, किसी भी हालत में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है हरियाणा के लोगों को, किसी भी हालत में स्कूल अच्छे करने ही करने हैं। हम सब कुछ अपना दांव पे लगा के तन मन धन से पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हम कोई भी इफ बट नहीं है, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सिंगल लाइन में पूरा संगठन चलेगा, एक विचारधारा अरविंद केजरीवाल जी को लेके चलेगा। 24 में सरकार आप कह रहे हैं मुक्ति दिलानी है लोगों को इन सब परेशानियों से, लेकिन दिग्विजय चौटाला ये कहते हैं कि ये गठबंधन की सरकार में वो ठाठ नहीं है जो उनकी जब 5 साल की सरकार थी तब जो उसमें ठाठ है वो अभी ठाठ नहीं है। देखिए इतना तो फर्क होगा ना, एक अकेले लूटने में और एक अपना जो लूट है वो किसी के साथ साझा करने में, इतना तो फर्क रहेगा। उसी दुख को रोते हैं, ये यही कह रहे हैं कि हमारे हाथ खुले हुए नहीं है, हम पूरी तरह से नहीं लूट पा रहे जैसे पहले लूट लेते थे, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दर्द अगर है तो जायज़ दर्द है इनका, मैं इससे सहमत हूँ कि उतनी लूट तो शायद अकेले नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि बीजेपी के भी लोग हैं, उनको भी बहुत कुछ करना होता है। तो ये दर्द तो इनका सच्चा है। तो सिर्फ लूट ही है जो जननायक जनता पार्टी कर रही है सरकार में रह के? भाई मैं सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है आज के दिन में। 3 लाख करोड़ का मतलब कि एक एक बंदे के ऊपर, बच्चा पैदा हुआ 6 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्जा है हरियाणा में। क्या, कहाँ गया पैसा, क्या किया? 3 लाख करोड़ क्या किया इस पैसे का? चाहते तो सारे स्कूल शानदार हो जाते, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे। चाहते तो सारे अस्पताल 5 स्टार हो जाते, प्राइवेट अस्पतालों से भी अच्छे। चाहते तो 24 घंटे बिजली आती है हरियाणा में। क्या किया इस पैसे का? ये सारा भ्रष्टाचार में ही तो गया है। वरना हम दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी प्रॉफिट में। हम पंजाब में सरकार चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कर्जा उतार रहे हैं जो पिछली सरकारें चढ़ा के कर्जा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कर्जा तो लेना पड़ता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कर्ज लेके कब तक सरकार चलाएंगे? कर्ज लेके कब तक घर चलता है? आपको सब पता है, पूरा घर बिक जाता है एक दिन जब आप कर्जा ले लेके करते हैं। और कर्जा लेके कुछ दिखे तो सही, कर्जा लेके उससे इनकम भी तो होनी चाहिए। आपने मान लीजिए कर्जा लेके एक बिजनेस शुरू किया तो उस बिजनेस से इनकम तो होनी चाहिए ना। स्टेट की इनकम कहाँ बढ़ रही है, कहाँ है वो इनकम? लेकिन दिग्विजय तो 46 सीटें मांग रहे हैं, अब लोगों को कह रहे हैं कि अब 46 सीटें दे दीजिए तब हम दिखाएंगे राज। 46 कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे दिग्विजय जी? इस बार इनकी टिकट पे लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं मिलेंगे इनको। क्यों? कुछ समय और नीचे जाने दीजिए, चुनाव और नजदीक आने दीजिए। जेजेपी जननायक जनता पार्टी को अपने लड़ने के लिए उम्मीदवार भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे इस बार। सब छोड़ के चले जाएंगे। हमने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तमाम अपने वादे पूरे करवाने वाले हैं। सब जेजेपी को छोड़ के चले जाएंगे। त्रस्त बैठे हुए हैं इनके सारे पदाधिकारी। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि जिस उम्मीद से सरकार बनवाई थी, जिस उम्मीद से सीटें लाए थे, वो जनता के काम नहीं किए। किसानों के वोट मांग के आए थे ये लोग। इन्होंने ये कहा था कि ये ना बीजेपी की सरकार गोलियां चलवाई इन्होंने आपके ऊपर, इनको वोट दोगे, ये कह के वोट मांग के आए थे। जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। किस लिए? भ्रष्टाचार करना होगा इसीलिए ना। अपना काम तो कुछ भी नहीं करा पाए, काम तो जनता का कुछ भी नहीं करा पाए। लेकिन दुष्यंत तो खुले मन से कहते हैं कि भाई आप आरोप लगाने वाले लगाते रहे भ्रष्टाचार किया है। कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? कोई सिद्ध करके दिखाए। देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं कि जनता के बीच में एक परसेप्शन बन जाता है और जनता को ये समझ में आ गया है कि इन्होंने हमारा वोट मांगा किस पर्पज के लिए, फिर जाके बीजेपी के साथ बैठ गए। अगर बीजेपी के साथ बैठ गए तो कुछ काम कराते जनता का, वो भी नहीं कराया। तो क्या किया होगा? क्या किया होगा? ये जनरल सेंस है लोगों में कि आपने वोट मांगा बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के साथ जाके बैठ गए, काम जनता का कराया नहीं, तो फिर क्या किया होगा? तो जनता मान बैठी है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। किसी को कोई आपके लिए तो प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है। जेजेपी चाहे हुआ है चाहे नहीं हुआ है, बट लोगों ने मान लिया है कि भ्रष्टाचार। आप जमीन पे जाइए, जेजेपी में आप पूछिए। मैं कह रहा हूँ जेजेपी के पदाधिकारी, जेजेपी के वर्कर्स इतने नाराज हैं, परेशान हैं कि उन्होंने लड़ के जमीन पे सरकार बनवाई
रोज हमारे पास दर्जनों लोग अप्रोच करते हैं कि हम आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप 6 महीने डाउन द लाइन आप देखिएगा, लाइन लग जाएगी जेजेपी को छोड़ने वालों की। जेजेपी के अंदर टिकट वो लेने सब के नेता लिए भी आम आदमी पार्टी में आएंगे। कहीं भी जाएं, उनकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक आम आदमी पार्टी में उम्मीद दिखती है लोगों को, और जो भी कर्मठ कार्यकर्ता होगा, जो जमीन पे जुड़ा, जो लोगों के लिए काम करना चाहता होगा, वो तो आएगा हमारी पार्टी में। वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, परेशान हो, त्रस्त हो, वो हमारे साथ जरूर आएगा, क्योंकि उसका सपना पूरा नहीं हुआ। वो लोगों के लिए समाज सेवा करने भी आए थे बहुत से लोग राजनीति में। उन्होंने सोचा था कि छोटे लेवल पे रह के सरकार बनवाऊंगा, फिर इनके काम करवाऊंगा लोगों के, नहीं हो पाए। तो उनके सपने अधूरे हैं अभी भी। उन सपनों को पूरा करने के लिए आएंगे आम आदमी पार्टी में बहुत से लोग आएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल वो भी एक अलग यात्रा पे हैं और हरियाणा के पूरे हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब की बार सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की आएगी। वो इतिहास हो चुके हैं, मुझे लगता है समय भी क्यों वेस्ट उस पर किया जाए उन चर्चाओं में। और इसलिए भी मैं ये बात कहता हूँ कि एक दौर था जब उनको शासन मिला और उन्होंने सरकार चलाई। आज के दिन क्या सपना लेके आ रहे हैं हरियाणा के लोगों के लिए, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं, क्या आइडिया लेके आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ना इनेलो के पास कोई आइडिया है, ना जेजेपी के पास कोई आइडिया है, ना बीजेपी के पास कोई आइडिया है, ना कांग्रेस के पास कोई आइडिया है। हरियाणा का करेंगे क्या, हरियाणा को अच्छा कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कोई सपना नहीं इन लोगों के पास। आम आदमी पार्टी के पास एक सपना है कि हम यहाँ के स्कूलों को शानदार करेंगे, अस्पतालों को शानदार करेंगे। टोल, आप पंजाब में देखिए, टोल से त्रस्त है हरियाणा। हम एक सपना देखते हैं कि एक टोल फ्री हरियाणा को बनाएंगे। आप पंजाब के अंदर देखिए, हमने 10 टोल मान साहब ने बंद कर दिए, लाखों करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार में लूटे जा रहे थे, एक्सटेंशन मिलता जा रहा था। हरियाणा में भी सैकड़ों ऐसे टोल हैं जिनको एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, उनको मिलना नहीं चाहिए। जनता लुटती जा रही है। हमारे पास ये सब सपने हैं, हम इनको साकार करेंगे। लोग भी ये सपने हमारे साथ देखना पसंद करते हैं। किसी और पार्टी के पास ना कोई आइडिया है, ना कोई सपना। तो टोल से वाकई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या प्लान है, कितने टोल आप हरियाणा में इनिशियल स्टेज पे बंद करने का प्लान कर रहे हैं अगर सरकार में आते हैं तो? नहीं, देखिए, आप पंजाब में भी हमने क्या किया, कोई प्लान नहीं था। हमने सिर्फ ये कहा कि आप बताइए कितनों का एक्सटेंशन मिल रहा है। होता क्या है कि एक समय तक के लिए आपको दिया जाता है टोल, सरकार पैसा देती है, सरकार जमीन एक्वायर करती है, सरकार बनाने के लिए आधा पैसा भी दे देती है, एक कंपनी आधा पैसा उसमें लगाती है, और फिर 20 साल 25 साल, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो बोलते हैं एक्सटेंशन दे दीजिए 500 दिन का। 500 दिन में डीलिंग होती है, 250 दिन आपके, 250 दिन मेरे। 250 दिन कंपनी कमाती है और 250 दिन का पैसा मंत्रियों को चला जाता है। ये सिंपल डीलिंग है, इसमें एक्सटेंशन का कोई रीजन ही नहीं है। ग्राउंड में होती है एक्सटेंशन का कोई रीजन ही नहीं है। आप जितना पैसा पहले कागज में लिखते हो, 20 साल पहले लिखा था आपने, गाड़ियां बढ़ गई 10 गुना, आपकी इनकम उससे 10 गुना रिकवर नहीं हो पाया, इसलिए एक्सटेंशन हो। वही मैं बोल रहा हूँ, आप लॉजिक देखिए कि आपने जिस वक्त ये वो किया था समझौता, उस वक्त वाहनों की तादाद बहुत कम थी, एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं वाहन, आपकी इनकम उससे 10 गुना हो चुकी है ऑलरेडी। आप एक एप्लीकेशन लगाते हो, जी कमाई नहीं हुई मेरी, 500 दिन बढ़ा दीजिए, 250 उधर 250 इधर, डील हो जाती है, अंदर द टेबल बढ़ जाता है। हमने वहां चेक किया, एक्सटेंशन देने का कोई लॉजिक नहीं बनता था, पैसा पहले कमा चुके थे, बंद कर दिया। ऐसा करते 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 10 टोल बंद कर चुके हैं। हरियाणा में मैं कह रहा हूं आपको, दर्जनों ऐसे टोल हैं। आने वाले दिनों में हम वो जानकारी भी जनता से साझा करेंगे जिनके एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए, लेकिन बार बार भ्रष्टाचार के चलते एक्सटेंशन हो रहे हैं। अरविंद जी आ रहे हैं, क्या खास तैयारियां हैं और उससे चुनावों तक क्या शंखनाद करने का इरादा आम आदमी पार्टी का है? देखिए, हमने इनवाइट किया था अरविंद केजरीवाल जी को कि हमारा संगठन हरियाणा का तैयार हो चुका है, आप आइए और हरियाणा का मार्गदर्शन कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी 8 जून को आ रहे हैं जींद के अंदर, और आपको पता है कि जींद से चलती है हरियाणा की सियासत। तो जींद में जो अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों एक साथ आ रहे हैं, जो ये बिगुल बजा के यहाँ से जाएंगे, उसके बाद स्टेप बैक नहीं होगा। उसके बाद सेना मैदान में उतर चुकी है, जमीन पे लड़ेंगे और एक ऐसी फाइट इन लोगों को देंगे, इन भ्रष्टाचारी पुराने लोगों को, इन करप्ट लोगों को एक ऐसी फाइट देंगे। भ्रष्टाचारी करप्ट कांग्रेस की बात कर रहे हैं? दोनों लोग, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हरियाणा को लूटने में। आप बताइए कि जब भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, तो वो भी लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास या उससे कुछ कम वो कर्ज छोड़ के गए थे। अब 8 साल में पिछले इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, 3 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। आप सरकार चला नहीं सकते, सुविधाएं दे नहीं सकते, तो फिर क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठ के करप्शन करते हैं, लूट करते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हुड्डा साहब? मुझे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने में क्या तकलीफ है? इतने बड़े नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह लिए, क्यों नहीं बोल पाते? सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते कि आपने भी अपने समय में खूब लूटा है।
अगर आप बोलोगे तो एजेंसीज आपके पीछे लगा दी जाएंगी। हमारे पीछे लगाओ ना एजेंसी, इतनी एजेंसी लगा रखी इन्होंने, हम नहीं डरते। लगा तो दी, जेल में डाल दिए 2 मंत्री। तो क्या है, आ जाएंगे, छूट के बाहर आ जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे 150 के आसपास नेताओं पे, पदाधिकारियों पे इन्होंने हमारे आरोप लगाए, उनको जेल में डाल दिया किसी न किसी बहाने गिरफ्तार करके। उनमें से 135 या 140 लोग बाइज्जत बरी होके कोर्ट से बाहर आ चुके हैं। एक पैसे का किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और ये जो आज इन्होंने जबरदस्ती डाल रखे, ये क्यों ईडी से और सीबीआई से पकड़वाते हैं? कानून ऐसे हैं उनके कि अगर एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दे, बार बार ये कहे हमको पूछताछ के लिए और जरूरत है, और जरूरत है, और जरूरत है, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता कोर्ट से। कोर्ट मौका देता है। ये एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा के हमारे नेताओं को अंदर रखे हुए हैं। इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। हम तो आए ही थे शहीद होने के लिए, हम तो आए ही थे इस जज्बे के साथ कि आप कुछ भी कर लो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज दिल्ली में आप कह लो ना किसी को कि मनीष जी ने भ्रष्टाचार किया, कोई मानेगा? एमसीडी से पहले इन्होंने खूब कहा, लोगों ने हरा दिया एमसीडी में। दिल्ली के लोग कहते हैं झूठ बोलते हो तुम, अच्छे स्कूल बनवाए इसलिए डाला है अंदर। आप कहो सत्येंद्र जैन जी ने भ्रष्टाचार, कोई नहीं मानता दिल्ली में, पूछ लो आप। दिल्ली में लोग बोलते हैं अच्छे अस्पताल बनाए थे, अंदर डाल दिया। हमें मूर्ख समझते हो, हमें पता नहीं है क्या? इस बार आप देख लीजिएगा, इन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हमें जजमेंट दिया कि सारे अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार के पास है, चुनी हुई सरकार के पास है। इन्होंने रात के अंधेरे में कोर्ट के वेकेशन शुरू होने से ठीक पहले ऑर्डिनेंस ला के जिस तरीके से लोकतंत्र की हानि की है इन्होंने, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने की कोशिश की है, दिल्ली के लोगों के मन में इनके प्रति नफरत पैदा हो गई है। दिल्ली के लोगों को दोयम दर्जे का समझते हैं वोटर, ये उनके वोट की कीमत नहीं देते हैं पूरी, तो इनके अंदर इनके खिलाफ नफरत है। आप इस बार देखिएगा लोकसभा में मैंडेट देखिएगा आप दिल्ली का, 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। लोग इसी बात का जवाब देंगे कि हम विधानसभा में, लोकसभा में हमने बीजेपी को वोट दिया, विधानसभा में हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, आपने हमें विधानसभा नहीं चलाने दी तो आपको लोकसभा भी जाने का हक नहीं है। इसका जवाब मिलेगा इस बार। पूरे देश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? पूरे देश में पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपको बताया हम हरियाणा में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे ही 17 अलग अलग प्रदेशों में हम अपना संगठन बखूबी तैयार कर रहे हैं और मजबूती से तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड वर्कर्स के साथ तैयार कर रहे हैं। एक बार जब संगठन तैयार हो जाता है, आपके अंदर लड़ने की क्षमता आ जाती है, आपकी सेना तैयार हो जाती है। विचारधारा हमारे जैसी किसी और पार्टी के पास पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। लीडर हमारे जैसा किसी और पार्टी के पास पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जिसकी इंटीग्रिटी पे आप उंगली नहीं रख सकते, उंगली नहीं उठा सकते। तो हमें कमी किस बात की है? संगठन हमारे पास होगा, लीडर हमारे पास है, विचारधारा हमारे पास है, सबसे मजबूत विकल्प बन के पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सब कुछ आपके पास है, नेता क्या आपके पास है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा हरियाणा में? देखिए हमने तो पहले जो प्रदेशों में, अरविंद केजरीवाल जी कोई नेता थे क्या? जब वो आए थे तो उनको चैलेंज किया कि आओ लड़के ले लो, जो भी लेना है चुनाव, लड़ लिए, चुनाव बन गए। पंजाब में हमारे कोई नेता थे क्या? भगवंत मान जी भी तो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, कोई नेता थे क्या? बन गए नेता। आम आदमी अपनी सरकार चलाना सीख गया है। नेता हमें ऊपर से बपौती नहीं चाहिए, नेता हमें ऊपर से लाइनेज नहीं चाहिए कि जिसके पिता नेता थे वही नेता होंगे, जिसका खानदान नेता है वही नेता होंगे, हमें नहीं चाहिए। आम आदमी अपनी सत्ता चलाना सीख गया है और अपने हिसाब से चलाएगा। जो चीज़ें हमारे बच्चों को चाहिए, हमारे परिवारों को चाहिए, उन चीज़ों पे काम करेंगे, देश को विकसित देश बनाने पे काम करेंगे और समय वेस्ट नहीं करेंगे। 2 सवाल और पूछने हैं मुझे, बहुत अहम है। और पंजाब का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और हरियाणा में हम जानते हैं कि नशे की कितनी बड़ी समस्या है। जब भी हरियाणा में नशे की समस्या पे बात होती है तो हरियाणा में ये कहा जाता है कि पंजाब से नशा आता है, पंजाब से नशा आता है, राजस्थान से नशा आता है, बॉर्डर वाले एरियाज जितने हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नशे की पंजाब के थ्रू आ रही हैं। क्या वाकई हरियाणा में आपको लगता है कि पंजाब से नशा आ रहा है या हरियाणा में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? उसको लेके क्या प्लान है, क्योंकि ये बहुत एक सीरियस कंसर्न नशे को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए बिल्कुल, पंजाब में नशा जितना बड़ा मुद्दा बना एक वक्त पे और उड़ता पंजाब जैसी मूवीज बनी, वो वहाँ की सरकारों के फेलियर की वजह से पूरी तरह से उन्होंने युवाओं को छोड़ दिया नशे की लत में। आज हरियाणा सरकार वही कर रही है। हम नशे के मुद्दे को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने आपको बताया जनसंवाद का उदाहरण, एक माँ आई थी अपने बेटे की बात करने, बात ही नहीं की उन्होंने, सुना ही नहीं, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि नशा बढ़ रहा है। तो जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब आप इससे मुंह फेर लेंगे, इसका मतलब या तो कहीं राजनीतिक साठगांठ होती है ऐसे लोगों से, या फिर आप उस बिजनेस को पनपने देना चाहते हैं, उस नशे को पनपने देना चाहते हैं। पंजाब में ऐसा बहुत सरकारों ने किया पिछली, हमने आते ही उस पर रोक लगाई पंजाब के अंदर, उसका बाकायदा ऑन रिकॉर्ड एग्जाम्पल है। अंबाला में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि रूट बदल गया हरियाणा में नशा आने का। पहले पंजाब से आता था, अब पंजाब से आने वाला 1% नशा भी नहीं है, 1% से भी कम है। सारे रूट बदल गए, गुजरात से, दिल्ली की तरफ से, इधर से आ रहा है, सब जगह से आ रहा है।
तो इसका मतलब हमने पंजाब में काम करके दिखा। हमारे काम पे हरियाणा पुलिस मोहर लगा रही है, पंजाब के काम पे हरियाणा पुलिस मोहर लगा रही है कि वहां नशा बंद हो रहा है पूरी तरह से। एक बहुत संजीदगी से, हरियाणा में तो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत संजीदगी से आपको काम करना पड़ेगा। मैंने इसलिए पंजाब का उदाहरण दिया कि इतना डूबा हुआ स्टेट जिसके अंदर नशा इस हद तक काबिज था, वहां पे अगर गवर्नमेंट उस पर काम कर सकती है, वहां अगर नकेल कस सकती है, वहां से रिवाइव होने में समय लगेगा, पंजाब को काफी समय लगेगा रिवाइव होने में, लेकिन वहां अगर सरकार काम शुरू कर सकती है। हमारे सामने तो समस्या अभी शुरू हुई है, हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं। और बॉर्डर एरियाज में आप पूरा सिरसा बेल्ट को ले लीजिए और अंबाला तक आते आते नशा बहुत बढ़ रहा है। सरकार इस पे आंख बंद किए बैठी है, लेकिन ये एक बड़ी समस्या आने वाले दिनों में बनने वाली है। आपके पास प्लान है? बिल्कुल प्लान है हमारे पास पंजाब के लिए भी प्लान है, और हम हरियाणा में भी इसको आते ही रोकेंगे। ये जब तक इसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होते पॉलिटिकल, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है। पुलिस को हर चीज पता होती है, कोई भी गलत काम होता है पुलिस को पता होता है। गृह मंत्री गब्बर हैं, अब पता नहीं कैसे गब्बर हैं, उनकी चलती नहीं है। आज गब्बर बूढ़ा हो गया मुझे लगता है कि, और इस बार हारने जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ेंगे या नहीं ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो चुनाव वहां से हारने जा रहे हैं। वहां की जनता ने उनको नकार दिया है। और कैसे उनके सामने मैदान में क्या चित्रा सरवारा को लड़वाने जा रही है पार्टी? नहीं, हमारी लीडरशिप है वहाँ पे, मतलब चित्रा सरवारा जी हैं, निर्मल सिंह जी हैं, उस एरिया में काफ़ी प्रोमिनेंट हमारे लीडर्स हैं, और ये तो तभी तय होगा कि कौन लड़ रहा है, किससे कौन मुकाबला कर रहा है। पर आम आदमी हर जगह पे आम आदमी लड़ेगा, अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे। हमारी हर विधानसभा सीट पे हर वोट हम अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे मांगेंगे। और अब जब पंजाब में हमारी सरकार आई, मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगा, आप मानेंगे उसको। हमारी जब सरकार आई 92 सीटें हमने जीती थी, बड़ा मैंडेट होता है, बहुत बड़ा मैंडेट, बहुत सालों बाद किसी को मिला। जब 92 सीटें आई तो लोग बोले सुनामी आ गई, सुनामी आ गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन दिनों में भी जालंधर में 9 में से सिर्फ 4 विधानसभा जीते थे हम, 92 सीट जब आई। अब जब 1 साल के बाद ये लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जालंधर में हम 9 में से 7 विधानसभा सीटें जीते हैं। यानी उस सुनामी से भी कहीं ऊपर आज पॉपुलैरिटी है हमारी सरकार की पंजाब के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, हमारे काम पे मोहर लगाई है लोगों ने। और जो कांग्रेस कर्नाटक की जीत से खुश हो रही है, मैं उनको बार बार याद दिलाता हूँ, मैं कहा इतनी दूर क्यों जा रहे हो, पड़ोस में देखो, जालंधर में 60 साल पुराना किला तोड़ा है कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी के संगठन की जब लिस्ट आनी थी, चर्चाएं थी कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अनुराग ढांडा जी को बिठाया जाएगा, लेकिन जब लिस्ट सामने आई, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी की तरफ से आपको बनाया गया। तो क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या फर्क पड़ता है इससे, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैं तो पहले से ये कह चुका हूँ, हम यहाँ पे कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, हम अध्यक्ष या कोई विधायक बनने नहीं आए हैं। ये सब बनने के लिए नहीं आए आम आदमी पार्टी में। हमारे अंदर जुनून है, हमको हरियाणा बदलना है, हमको खूबसूरत हरियाणा बनाना है, शानदार हरियाणा बनाना है। अरविंद केजरीवाल जी ये कह दें कि गेट के बाहर खड़े होकर झाड़ू लगाओ, उससे बनेगा खूबसूरत हरियाणा, तुम्हारी वहां सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन है, मैं वो करने को तैयार हूँ। मेरा इतना कमिटमेंट है अपनी लीडरशिप के प्रति, और मैं, आप ये कह सकते हैं कि मुझे उनके पॉलिटिकल सेंस पे इतना विश्वास है कि वो जो कह देंगे मैं वो जिम्मेदारी निभाने को तैयार। और हमारा हर कार्यकर्ता ऐसे है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो कोई मलाल नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, सवाल ही पैदा नहीं होता। मलाल किस बात का, मलाल आदमी को उस चीज का होता है जिसकी उसने उम्मीद की हो। मेरे मन में, मेरे जहन में कभी ये सवाल आया ही नहीं। अभी कोई मुझसे ये कहे कि आप विधायक बनेंगे, कि आप मंत्री बनेंगे, कभी सवाल ही नहीं आया। पार्टी कहेगी यहां लड़ जाओ, वहां लड़ जाएंगे, पार्टी कहेगी यहां मत लड़ो, वहां नहीं लड़ेंगे। एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर आम आदमी पार्टी के पास जो है वो किसी पार्टी के पास नहीं है। और ये मैं नहीं हूं, आप ये मत समझिए कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हमारे 1150 पदाधिकारी जिनको हमने कल शपथ दिलाई है, वो सारे के सारे ऐसे हैं। और टारगेट बस इतना है कि हरियाणा में किसी भी तरह से सरकार लेकर आनी है। 2024 में हरियाणा में हमें किसी भी कीमत पे हम सरकार लेके आएंगे। और किसी भी कीमत जब मैं ये कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि हमको कितनी ताकत लगानी पड़े। मैं बार बार कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ कि जब आप इतनी मेहनत करोगे कि माथे से पसीने की जगह खून टपकने लगे, तब आती है सरकार। हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारी तरफ से उम्मीद करते हैं कि जितनी ऊर्जा से, और वो ऊर्जा और चमक आपके चेहरे पे दिख भी रही है, और इस इंटरव्यू के माध्यम से तमाम आपके कार्यकर्ताओं में भी वो जोश, वो ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी कि जब हमारी लीडरशिप इतनी आश्वस्त है चीज़ों को लेके, तो हमें भी होना ही पड़ेगा। बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे अनुराग ढांडा, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से बता दिया कि ये 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए कोई केक वॉक नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए अब कोई कसर छोड़ने नहीं वाली है, पूरी
ताकत लगाने वाली है और ये ऐसा चुनाव लड़ेगी कि ऐसा चुनाव आज तक आम आदमी पार्टी ने अपने इतिहास में नहीं लड़ा होगा। तमाम पार्टियां, बात चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आईएनएलडी की हो या फिर जेजेपी की, सभी को ये बता दिया कि आपने कुछ नहीं किया है और वो उसका खामियाजा आपको ग्राउंड में भुगतना पड़ेगा। देखना कितना दिलचस्प रहता है कि अब लोग विश्वास करते हैं या फिर नहीं। लोग उस विश्वास को सरकार बनाने में योगदान देते हैं या फिर नहीं देते, ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे, जो भी बहुत दूर हैं और अभी बहुत लंबा समय है ये तय करने के लिए लोगों के लिए कि उनको किस पार्टी को जिताना है या किस पार्टी की सरकार बनानी है। तब तक इंटरव्यू सबके देखिए, वादे सबके सुनिए और ये देखिए कि आपके लिए सही नेता कौन होगा, सही पार्टी कौन होगी, उसके बाद ही ये फैसला आपको लेना है। फिलहाल समय बहुत लंबा है, लेकिन ये अब जो समय है ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि तमाम नेता अब आपके बीच में आने हैं और सही गलत की पहचान हरियाणा को हमेशा से करनी आती है। और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी वादे तमाम पार्टियों की तरफ से उनकी पास आकर किए जाएंगे, उन सब वादों को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि एनालाइज करेंगे और उसके बाद लेंगे कोई फैसला। फिलहाल मेरे साथ टू द पॉइंट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।